पूजा लोधिया है। और मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा जो 2019 का रिजल्ट अभी रिसेंट में आया है, उसमें मेरा चयन असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, जिसे आप लेखा अधिकारी के नाम से जानते हैं, उसमें मेरा चयन हुआ है। और 2019 जो था ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और बाकी जो एमपी से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं कि क्योंकि बहुत कुछ हर्डल्स थी इस रिज़ल्ट में, तो वो फाइनली 2024 में अब आ चुका है। और मेनली आज से देखिए, शॉर्ट में मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, ठीक है। मैं बता दूं जैसे कि 2018 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, और उसके बाद तैयारी करके 2019 की, मतलब लगभग 8 महीने बाद प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया था। तो तब प्री हुआ था हमारा, और उसके बाद कोविड आया था, तो उसके 1 साल का पूरा गैप मिला था मुझको पूरा मेंस की तैयारी करने के लिए। मैंने शुरुआत में अपना प्रीलिम्स ही टारगेट किया था, क्योंकि मुझे था कि मतलब वो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि पहले मैं प्रीलिम्स पे ध्यान देती हूँ, उसके बाद जो है अपन मेंस पे देखेंगे। और वो थोड़ा टाइमिंग भी ऐसा मैच किया कि 1 साल का पूरा गैप मिल गया था मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। और फिर मेंस के बाद जैसा भी था, फिर अभी उसके अभी 6 महीने पहले इंटरव्यू हुए हैं और फिर रिजल्ट है आपके सामने। देखिए, आज का जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं मतलब जिस अटेम्प्ट में हमने दिया है 2019 का, या फिर 20 से लेके जो 21 तक का था, अब वो कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हो चुका है। और जो सिलेबस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शफलिंग हुई है, मतलब मैं मानूंगी 20 to 30% कुछ जो है नई चीज़ें भी आई हैं सिलेबस में। बाकी शफलिंग ऐसी हुई है कि जो प्री का मटेरियल था उसको कहीं ना कहीं मेंस में डाला है, या मेंस की जो चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत क्या हुई है, प्री में आई है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर अपन जैसे सिलेबस को डिस्कस करते हैं, तो अगर आप एक बार सिलेबस की आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी अगर आपने निकलवा ली हो, तो उसको अपन यूनिट वाइज डिस्कस कर लें कि कैसे क्या अभी आगे की स्ट्रेटजी रहे 2024 की। तो और बाकी इस बीच में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझ पे कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसको भी आंसर करती रहूँगी। और बाकी हमारा जो भी है पहले प्रीलिम्स का और फिर मेंस का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, वो हम बारी बारी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो जो 3 मार्कर्स थे, ठीक है, वो 3 मार्कर्स अब आपके, पहले अपन प्री से स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादा फिजिबल रहेगा। देखिए, 10 यूनिट अभी भी है, ठीक है। और 10 यूनिट में मोर और लेस 9 या 11 क्वेश्चन, किसी यूनिट से 9 हो सकते हैं, किसी यूनिट से 11 हो सकते हैं, बट वो ऐसा थोड़ा हल्का हल्का हिसाब, लगभग 100 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के तैयार होते हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट जो है, आप देखिए, भारत का इतिहास, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की बात की है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी नई ऐड हुई हैं, ठीक है। जैसे कि पुरुषार्थ हो गए, ठीक है, आपके ये सब हो गए, वर्णाश्रम व्यवस्था। तो जिन्होंने 20 से लेके 23 तक का अटेम्प्ट में थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहते, तो उन्हें देखा होगा कि ये चीज़ हमारी सोशोलॉजी का पार्ट थी। तो उन लोगों के लिए थोड़ा नया नहीं रहेगा। पर जैसे जिनका 24 पहला अटेम्प्ट है, तो उसके लिए सोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब अभी इतना अच्छे से मार्केट में अवेलेबल नहीं है पीएससी के हिसाब से। बट हाँ, धीरे धीरे क्या हो गया है कि अब सिलेबस में आ गया है, तो कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे बात करें तो एमपी की, इसमें क्या बोला गया है, हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, एंड साहित्य वगैरह जितना भी आना है एमपी की, वो सारी चीज़ें आनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका अभी तक एमपी की आपने कोई भी 2 मॉडल बुक्स जो है वो रिफ़र करके रखी होंगी, है ना। तो मेरे हिसाब से कम मिनिमम 2 बुक पढ़िए। बाकी जो सर का चैनल है उन्होंने भी एक एमपी जीके का पूरा कवर कर रखा हुआ है, तो वो एमपी जीके को भी आप कवर करिए, ठीक है। तो 2 बुक मैंने पुणेकर रिफ़र करी थी, और पुणेकर के अलावा आप तथ्य भांड भी रिफ़र कर सकते हैं, घटना चक्र भी अच्छी है। पर क्या 2 बुक कवर कर लेने से, मेरा ये लगता है कि देखिए, पहला अटेम्प्ट है तो एक ही बुक को अच्छे से रटिए, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ उससे क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे हैं एमपी के। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा अपने पढ़ने का दायरा मतलब उसको इंक्रीज करो, आप कोशिश करो कि ज़्यादा चीज़ें उसमें मतलब आपके आउट ऑफ सिलेबस ना जाए। देखिए, आप वहाँ पे सिली मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत है। बट ये अगर आपके, आप जो पढ़ के जा रहे हो और क्वेश्चन अगर उससे नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो कम से कम आप अपने सोर्सेज अच्छे रखिए, ठीक है। फिर यूनिट 2 जो कि है एमपी की हिस्ट्री की। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या बोला गया है, भारत का भूगोल, ठीक है। तो अभी तक भारत के भूगोल के लिए चाहे प्री हो मेंस हो, एक घटना चक्र का पूरा कंपाइलेशन आता है, जिसमें वो पहले थ्योरी पार्ट कवर करते हैं और उसके बाद मेंस का भी
थोड़ा सा एक सेक्शन होता है जिसमें आप मेंस का डेफिनेशन वाला जो पार्ट है, या थोड़े बहुत जैसे यहाँ भूगोल की बात हो रही है, तो कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ वो माउंटेन्स मिलते हैं, वो बनते कैसे हैं, तो थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो फैक्चुअल है वो चीज़ें भी, मतलब इसका यूनिट 3 ऐसा है कि आप थोड़ा अपना मेंस का भी पेपर 1 पार्ट बी का जो ज्योग्राफी है उसको दोनों को साथ में क्या कर सकते हो, पैरेलल रख के चल सकते हो। ठीक है, अब आपकी 4th यूनिट में वही मध्य प्रदेश का भूगोल, तो आपकी जो भी एमपी की बुक होगी उसमें एमपी का ज्योग्राफी जो भी होगा उसको अच्छे से कवर करके चलना। इसमें थोड़ी सी बताने वाली चीज़ ऐसी है कि जैसे कुछ क्लाइमेट पे क्वेश्चन आते हैं एमपी के, है ना, तो वो वहाँ पे आपको, अगर आप मतलब जानते हो कि क्लाइमेट कैसे काम करता है, ठीक है, बारिश जो है अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो वो बढ़ रही है कि घट रही है ना, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। मतलब ये रटने के अलावा चीज़ें हैं जो आपको देखनी है ना, तो वो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। ये तो मेंस में तो करेगा, और प्री में भी कुछ ऐसे कभी कभी कंसेप्चुअल सवाल आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश का भूगोल हो गया। उसके बाद आप आ जाइए भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। देखो, जो 20 से लेके 23 तक का जो सिलेबस था उसमें अभी तक आप कहीं ना कहीं सेंटर वाला पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे पॉलिटी का जो सिलेबस है नए वाले में उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। जैसे आप देखेंगे तो इसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड की गई हैं, जो कि स्टेट लेवल पे आती थी कहीं ना कहीं। और त्रिस्तरीय पंचायती राज, मतलब जो 3 टायर वो है आपका पंचायती राज सिस्टम है, उसका भी आप कहीं ना कहीं प्रीलिम से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो ये मैं बोलूँगी कि पॉलिटी इस बार आप थोड़ी अच्छे से करिए, क्योंकि अभी तक पॉलिटी थोड़ी इजी आती थी जो लक्ष्मीकांत से हो जाती थी, बट आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा स्टेट लेवल का भी पॉलिटी देखना है। अब उसके बाद आप आ जाओ 6 यूनिट में, क्या है, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अभी भी आप जिन्होंने 23 का प्री दिया होगा वो जान रहे होंगे कि इकोनॉमी से लगभग 4 से 5 सवाल आए थे। तो ये हर साल क्या हो रहा है, रेशियो इंक्रीज हो रहा है, और अब जो कि अर्थव्यवस्था की पूरी एक यूनिट उन्होंने दे दी है, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका क्या होगा, 10 नंबर यहाँ से, 10 से 9 नंबर, मतलब 10 से 9 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के 6th यूनिट से फंसने की पूरी चांसेस हैं। ठीक है, फिर 7 नंबर पे आपका विज्ञान है। तो साइंस तो आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, पर हमारे सर ने भी पेपर 3rd कवर कर रखा है, आप जिस चैनल के थ्रू मुझे देख रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके भी जो सोर्सेज होंगे, मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो मैंने लूसेंट का जो साइंस था उसको बहुत अच्छे से याद किया था। ठीक है, फिर आपकी जितने भी इसमें दिया होगे कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है, जैसे कि एनीमिया वगैरह, सिकल सेल वगैरह, तो इसको आप अगर थोड़ा सा नेट पे सर्च कर करके, या एक आध महीने से, मुझसे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपाइलेशन जो है वो मार्केट में रिलीज हो जाएंगे, तो आप कोशिश करना कि आप उसको कवर करें। ठीक है, यूनिट 8 जिसमें आपका करंट अफेयर है, और यूनिट 9, ये यूनिट 8 और यूनिट 9 जो आपका 20 से लेके 23 तक का सिलेबस है वही है, ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यूनिट 8 और 9 जो है उसको आप, मैंने करंट अफेयर के लिए क्या किया था, स्पीडी पढ़ा था। स्पीडी के अलावा मैंने घटना चक्र पढ़ी थी, और घटना चक्र के अलावा स्पीडी हो गया, घटना चक्र हो गया, और अभी मेरे को 2 चीज़ें याद आ रही हैं, मतलब नेशनल लेवल पे आप घटना चक्र कर लीजिए। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़ आती है, जैसे मंथली आपका एक कंपाइलेशन आता है, जैसे एमपी का जीके के लिए एक एग्जाम पीडिया होती है ना, तो अब वो एग्जाम पीडिया भी अगर आप कवर करोगे तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आपका आ जाएगा करंट अफेयर। बाकी देखिए, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना जो चल रही थी, है ना, उस पे सवाल आ गए थे, लाडली बहना का डेट पूछ लिया था अभी लास्ट प्रीलिम्स में। तो ये ऐसा हो सकता है बुक में एक्सप्लिसिटली ना मिले, बट जो बहुत चर्चित चीज़ें हैं जो दिख रहा है कि आपको पूछी जा सकती हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव हो गए, किसी चीज़ को 100 साल हुए हैं, किसी चीज़ को 10 साल हुआ है, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम है ना, तो आपको वो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा अपने जहन में रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें बुक से ना आए और वो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो, वो आपका गलत हो जाए। जैसे अभी पूछा गया था कि जो योगा दिवस जो है वो कब से मनाना चालू किया, तो ये क्योंकि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, है ना, मोदी जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, तो थोड़ी खास खास चीज़ों पे आप अगर अपनी थोड़ी पकड़ बना के रखते हो शुरुआत से, तो आपको करंट अफेयर को लेके आखिरी में बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेजर चेंज मुझे लगता है वो ये हुआ है प्रीलिम्स के यूनिट 10 में। पहले यूनिट 10 जो कि आयोग आते थे आपके लगभग
है ना, कितने सारे कमीशंस आप पढ़ते थे और वो एमसीक्यू ऐसा होता था कि थोड़ा बहुत इजी लगता था, मतलब आयोग सबको बहुत ज़्यादा स्कोरिंग लगते थे कि आप आयोग कर लो, आयोग में कोई क्वेश्चन गलत मत करना। बट वही अच्छे से रिप्लेस करके उन्होंने आप सीधे सीधे जनजातियों के बारे में डाल दिया है। अब जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, जनजातियों का आपको अब जो एक लग रहा है कि मेजर चेंजेस है, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और जो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये यूनिट 10 ही है, बाकी एक बार 24 का प्री हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बट बाकी मोर और लेस चीज़ें लगभग बराबर हैं। आप फोकस करना थोड़ा सा यूनिट 10 में, आप कोशिश करना कि आप ट्राइब्स को जितना अच्छे से डीपली स्टडी कर सकते हो, जो अभी ट्रेडिशनल बुक्स है उसके अलावा भी खुद से थोड़ा सा कंटेंट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इतना आपका जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा। अब मेंस की मैं बात करूँ तो पहले, अच्छा मैं आप लोग से पहले पूछ लेती हूँ, जितना भी मैंने प्री की 10 यूनिट्स आपको बताई उसमें कोई ऐसा है कुछ डाउट है आपको, तब में इसे कमेंट करके एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग सीधे मेंस के डिस्कशन पे आ जाते हैं। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, अपन मेंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। मेंस का जो पहला पेपर आपका थोड़ा बहुत देखिए, हिस्ट्री है आपका, है ना, सब चीज़ों का वही है, आपका जो टोटल है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर आप भी सिलेबस रखें तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा पूछने में कि हाँ ये चीज़ है और हम इसमें किस में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं अपने हिसाब से एक बार पूरा बता देती हूँ, ठीक है। जो आपका हिस्ट्री का यूनिट 1 है वो एकदम एज इट इज़ है, अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे हो। मैं आपको बताऊँ, मैंने एशियंट और मिडाइवल के लिए किसी भी कोचिंग के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो, सर ने भी हिस्ट्री कवर करी है, गुप्ता सर ने, ठीक है। बाकी आप निर्माण से भी पढ़ सकते हैं, निर्माण में भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है, उसके बाहर नहीं जाएंगे सवाल। आकार भी आप रेफर कर सकते हो, तो ये एक थोड़े अच्छे सोर्सेज हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने कोचिंग के नोट्स रेफर करे थे, उसके अलावा जो मैंने मॉडर्न वाला सेक्शन था, पूरा स्पेक्ट्रम बुक जो थी उसकी एक कंपाइलेशन तैयार करी थी, 1 हफ्ते लगे थे उसमें, तो उसको आप एकदम समरी करके रख लो ताकि आपका मॉडर्न वहाँ से पक्का हो जाए, ठीक है। और वो मॉडर्न का भी एक वो पूरा पार्ट होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, सोशल रिलीजियस, राजा राम मोहन रॉय वाला वो जो पूरा पीरियड होता है उसके जो सवाल बनते हैं, वो भी आपका एक बड़ा सेक्शन जो है ना वो स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हिस्ट्री का जो पेपर 1 पार्ट ए वाला जो सेक्शन है मेंस का, उसमें मेजर चेंज ये आया है कि डायनेस्टीज जो पहले यूनिट 5 में होती थी 30 मार्क्स की, अब उसको 2 जगह उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। जो यूनिट 5 था वो तो है ही है, जो यूनिट 2 है उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे राजवंश है, उनको वो भी पूछ ले, जैसे कि गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, ये सारे जो थे हम पहले भी पढ़ते थे। बट अब इसके यूनिट 2 में आपका नागवंश, औलिकर और ये परिवाजक, ये सारी जो चीज़ें जो हम लोग शुरुआत में सिर्फ 3 मार्कर के हिसाब से देखते थे, बट अब उनका हमें थोड़ा सा मेंस का कंटेंट भी तैयार करना होगा। तो एक तो मेजर चेंज हिस्ट्री के पेपर में ये है, ठीक है। बाकी आपका जो थोड़ा सा कल्चर वाला पार्ट है, जो अभी तक पर्टिकुलर एमपीपीएससी के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अभी तक क्या पूछा जाता था, मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पूछते थे, नागर थोड़ा सा पूछ लिया अगर मन है तो, मथुरा शैली और उसके बारे में। बट अभी कल्चर को, जैसे वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, ये आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन है ये चीज़, तो आपको कहीं ना कहीं कल्चर थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना पड़ेगा, है ना। कल्चरल पार्ट जितना हो गया और आर्किटेक्चर वगैरह जो भी है, जो मतलब यूपीएससी में ज़्यादा कवर करने की कोशिश की जाती है, वो थोड़ा सा एक मेजर चेंज है हिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। हिस्ट्री के पेपर के बाद अपन जियो में शिफ्ट करते हैं। बाकी आप पूछ लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी यूनिट में तो अपन और वापस भी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब अगर जियोग्राफी या भूगोल की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि वर्ल्ड जियोग्राफी जो थी उसका पूरा पार्ट हटा दिया उन्होंने। अब सिर्फ आपको है तो भारत की पढ़नी है और मध्य प्रदेश की पढ़नी है, ठीक है। बाकी जो आपका डिजास्टर वाला यूनिट था वो पूरा एज इट इज़ आया है। और दिक्कत ही हुई है जैसे कि सिलेबस क्या किया उन्होंने, बढ़ा दिया है। तो कुछ चीज़ों में जो पहले क्या होता था, जैसे आपको पता है रियासत की 1 यूनिट की जगह 2 बना दी हैं। अभी उन्होंने क्या कर दिया है, जो डिज़ास्टर था, जो पहले यूनिट 4 हुआ करता था, अब यूनिट 5 उसकी जो थी जीआईएस जीपीएस वाली, उसी को डिज़ास्टर वाले यूनिट में क्या कर दिया उन्होंने, ऐड ऑन कर दिया है ना। तो ये आपको थोड़ा सा एक ऐसा है कि यूनिट्स थोड़ी साइज़ में बल्कि हो गई है, मतलब पढ़ने के लिए अब ज़्यादा चीज़ें, आपको नोट्स मेकिंग के लिए भी थोड़ा सा सब करना पड़ेगा,
ठीक है। अब उसके बात करें तो फिर आपका एमपी का ज्योग्राफी यूनिट 5 वो पूरा एकदम चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है। अब पेपर इतना मैंने बता दिया कि बस वर्ल्ड नहीं है, बाकी ठीक है। बाकी हाँ, इंडस्ट्रीज़ हो गए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये थोड़ा सा स्पेशली फोकस किया है। हम्म। ज्योग्राफी में इतने चेंजेस नहीं है, वर्ल्ड को बस हटा दिया है, और मेरे हिसाब से वो चीज़ थोड़ी सी फेवरेबल भी रहेगी स्टूडेंट के लिए। ठीक है। अब पेपर टू पे आ जाए। पेपर टू के उन्होंने दो पार्ट्स करे हैं। ठीक है। एक अपना जो पॉलिटी हमेशा से होता था, पॉलिटी में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। बस एक चीज़ करिए, जो पहले यूनिट 5 होती थी पब्लिक मैनेजमेंट की, उसको हटा के उन्होंने आगे कर दिया है। ठीक है। और जो यूनिट 4 होती थी जिसमें आपको बहुत सारे थिंकर्स पढ़ने होते थे, उस थिंकर में सारे थिंकर एज इट इज़ हैं। ठीक है। बस आपके जो अहिल्याबाई होलकर जी हैं, ठीक है, उनको एक नया थिंकर के तौर पे आपको अब स्टडी करके जाना है। तो यूनिट 3 में वो यूनिट 4 के जो थिंकर्स थे वो सब कहाँ आ गए हैं, यूनिट 3 पे आ गए हैं। ठीक है। और हाँ, पहले क्या होता था कि अभी मतलब जो 20 तक का सिलेबस था उसमें आपको स्टेट पे इतना फोकस नहीं होता था, कि विधानसभा के बारे में, है ना, जो भी आपके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, है ना, असेंबली हो गई, या राज्यपाल हो गए, या मुख्यमंत्री हो गए, उन पे अभी तक इतना फोकस नहीं था, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है। बट जैसे 19 और उसके पहले जो चीज़ें थी कि आप स्टेट लेवल का भी पढ़ के जाते थे, तो वो एक स्टेट लेवल की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने क्या करा है, यूनिट 4 में डाली गई हैं। और जो एक प्री का आप जो बोलते हैं ना, राजनीतिक स्थिति जो आप मध्य प्रदेश की प्री के लिए तैयार करते थे, वो अब आपको मेंस के लिए भी तैयार करनी है। ठीक है। जैसे कि कौन कौन इसमें क्या बताया गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है, संगठन, उसकी क्षेत्राधिकार और भूमिका वगैरह। ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा, उसकी संगठन हो गया, संगठन के लिए उसके आवश्यकताएं हो गई, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये आपका जो है एडिशनल ऐड हुआ है, इसी का पॉलिटी का आप यूनिट 5 देखो। इसी में भी देखिए आपका सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, जो चीज़ें आप प्री के लिए पढ़ते थे वो अब कहाँ हो गई हैं, थोड़ी सी मेंस में आ गई है। अगर आप प्री में तो उन्हें पढ़ना ही है, प्री को ही थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग करो तो वो चीज़ आपको क्या करेगा, मेंस में बेनिफिट करेगा। और अब इसके ही पेपर 2 के पार्ट बी में आ जाए तो उसमें क्या आ गया है, सोशियोलॉजी आ गया है। वो जिसका ग्रेजुएशन और पीजी सोशियोलॉजी में रहा है तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। पर हालांकि ये थोड़ा सा हमेशा से पेपर, जो पेपर 2 का पार्ट भी रहा है, वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला रहा है ना। अगर आप एक बेसिक समझ अगर रखते हैं तो आप ये पूरा पेपर जो है, मतलब आप लिख के आ सकते हो वहाँ पे। जैसे ये इकाई 1 इसकी जो है, समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं। ठीक है। जैसे नातेदारी और ये सब अभी आपने 20 से लेके जो 2023 वाला था उसमें आपने पूरा कवर किया ही होगा। ठीक है। जैसे वर्ण हो गए, धर्म हो गए, परिवार, शिक्षा, संस्कार, 16 संस्कार आपने पढ़े हैं। तो ये पूरी चीज़ें जो हैं यूनिट 1 की हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आप या तो मार्केट में कंपाइलेशन का वेट कर लो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप 24 का नहीं दे रहे हो, आप आगे वाले अटेम्प्ट के लिए तैयार कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा खुद गूगल का सही यूज़ करके अपने अच्छा कंटेंट आप तैयार करो, बाकी धीरे धीरे मार्केट में भी आने लगेगा। ठीक है। और जैसे इसकी यूनिट 2 में कुछ जैसे अपराध का बदलता परिदृश्य है ना, जिसमें आत्महत्या, साइबर अपराध, ये टॉपिक ऐसे हैं कि आपको इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन से लिखना है। ठीक है। बट जो आपके आंसर को अच्छा बनाएंगे ना, आत्महत्या के कारण सबको पता है कि क्या क्या है, बट आपको आंसर अच्छे करने के लिए इनके डेटा स्टैट्स जो है ना आपको नेट से निकालने पड़ेंगे, आपको एनसीआरबी का डेटा निकालना पड़ेगा कि हाँ, आत्महत्या को लेके क्या सिनेरियो अभी भारत में क्या है, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में क्या है, साइबर अपराध कौन से हैं, कितने टाइप के हैं, वही चीज़ जो यूनिट 9 में आप पढ़ते थे, कितने टाइप के साइबर अटैक होते हैं, स्टॉकिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, सारी चीज़ें वो यहाँ पे भी कवर होंगी। ठीक है। फिर इसका यूनिट 3 जिसमें नगरीय समुदाय और ये सब 73rd 74th, ये तो आपको पढ़ना ही है, चाहे प्री हो गया चाहे मेंस हो गया। ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया और ये सब जो है इसमें बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से पेपर 2 पार्ट भी आपको लग बहुत ज़्यादा वास्ट रहा होगा, बट एक बार जब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो आप ऑटोमेटिकली उनको अटेम्प्ट कर लोगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन, तो ये 19 में पहले ऐसा होता था, ज्योग्राफी
ज्योग्राफी में आता था इकोनॉमिक्स में आता था इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, फिर इसमें फिफ्थ यूनिट आई है आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का पहले भी पेपर टू पार्ट बी में था, अभी भी पेपर टू पार्ट बी में है। तो इसमें बेसिकली एक एक्सप्लिसिटली वर्ड मेंशन किया है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लो, जो दिख रहा है एकदम खास खास है। ठीक है, आप पहले वाले सिलेबस में आप जैसे एनजीओ हो गया, सीबी हो गया, इनके लिए नोट्स के लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मार्केट में अच्छा कंपाइलेशन है, आप बस उठो, उनको समझो और अंडरस्टैंड करो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पेपर टू का पार्ट बी। अब देखिए, पेपर थ्री सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। बोला जाता है कि डिसाइडिंग फैक्टर है, मेंस में आप आगे हो जाते हो एकदम पीछे हो जाते हो, है ना, पेपर थ्री से। तो पेपर थ्री के सोर्सेज की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। तो मैं बता देती हूँ, देखिए, एक तो आपके सर के जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने पेपर थ्री को बहुत अच्छे से कवर करा है। बाकी जो आपका एनर्जी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से नेट से, मतलब हर चीज़ गूगल कर करके, क्योंकि मैंने बताया मेरे पास लॉकडाउन का टाइम था, तो ऐसे मैंने हर एक अपने नोट्स पूरे तैयार करे थे। पर जिनको लग रहा है कि वो 24 का देने वाले हैं, तो वो प्री और मेंस अभी थोड़ा सा साथ में लेके चलें, जिसमें वो 70% प्री पे फोकस करें। ठीक है, और बचे टाइम पे आप मेंस की भी थोड़ी एडिशनल चीज़ें लेके चलो। पर मेरा यही पर्सनल सजेशन है कि आप प्री अगर अच्छी कर लोगे तो मेंस में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पर बच्चों के साथ अभी होता क्या है, रिसेंट में जैसे अभी भी 23 का रिजल्ट आया है, प्री में बहुत ज़्यादा हर्डल होती है, मतलब। और आप देखो कट ऑफ भी एनालाइज करो, 81 टच कर रहा है। तो 81 बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतना लाना आप बिल्कुल असाधारण सी बात है। तो थोड़ा सा प्री पे अभी से आप कमांड रखो, आखिरी में लोड ना आए। और कहीं ना कहीं अगर मेंस साथ में लेके चलते हो, मेंस की फैक्चुअल चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपनी रेडी रखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में रखते हो, वो आपको प्री में बेनिफिट करेगी ही करेगी। और यूनिट जैसे पेपर थ्री जैसी चीज़ें अगर आप उसको पहले से करके रख लेते हो, और फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट मेंस में आपको 3 साढ़े 3 महीने का अगर समय मिलता है ना, तो उसमें आप आखिरी में परेशान नहीं होगे। आप थोड़ा सा 2 ढाई 3 महीने के गैप में आप बाकी सारे पेपर कवर करके आप आराम से मेंस पे भी ध्यान दे लोगे, पर थोड़ा प्री पे आप ज़्यादा फोकस रखो। ठीक है, तो अब देखिए, इकोनॉमिक्स का पेपर उन्होंने दिया तो है, पेपर थ्री का पार्ट ए जो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, देखिए उसमें भी ये है एक चीज़ कि अर्थशास्त्र आप जब पढ़ते होगे तो आपने दो चीज़ें देखी होंगी। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इकोनॉमिक्स आ गई है यूपीएससी लेवल की, तो आप ध्यान से जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखो, इकोनॉमिक्स बेसिकली दो टाइप की है। ठीक है, कमेंट में कोई कुछ आप पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड बस, तो मैं उसको आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक माइक्रो होती है। ठीक है, तो माइक्रो में होता है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखने होते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें ही ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि आपके बेरोजगारी हो गया, एम्प्लॉयमेंट और ये सारे मुद्दे हो गए। ठीक है, माइग्रेशन का इशू हो गया, रीजनल इम्बैलेंसेस हो गए, तो वो सारी चीज़ें ही है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, क्षेत्रीय असंतुलन, खाद्य व्यवस्था का लोक वितरण प्रणाली। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और इनमें ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, तकलीफ वाली बात नहीं होती है। क्योंकि ये ऐसे लोग बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम इकोनॉमिक्स क्या यूपीएससी लेवल की तैयार करनी पड़ेगी, तो आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत इजी इकोनॉमिक्स है, बल्कि ये 19 मतलब आपने देखा होगा 20 में सिलेबस चेंज हुआ है, तो 19 तक इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग होता था, और अभी वही चीज़ जो है वो दोबारा आ गई है। ठीक है, और देखिए, जैसे मैंने कहा था ना, प्री आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट 3 पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, आत्मनिर्भर भारत है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली चीज़ जो है वो आप प्री के लिए तैयार करोगे ना, कि कौन से, जैसे जबलपुर का मटर फेमस है। ठीक है, भोपाल का जरिया वाले वो जो है ना, जरी का काम होता है, वो फेमस है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक पूरा प्रोडक्ट है, एक खाद्य वाला और एक दूसरा सिंबॉलिक है। तो ये देखो, ये आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन है, बट पॉसिबिलिटी है कि इसका सवाल आप पे कहाँ पे आ जाए, आपसे वहाँ पे भी पूछा जाए, किधर, प्रीलिम्स में, है ना। तो देखिए, दोनों सिलेबस को ना इंटीग्रेट करके चलो आप। तो ये आपका इतना रहेगा इकोनॉमिक्स का। इसमें भी मध्य प्रदेश पे ध्यान दिया गया है, और जो पेपर थ्री का पार्ट ए है उसमें यूनिट 5 में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स ऐड किए ना, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता वगैरह।
तो ये भी आप देखो, मैथ्स हमेशा स्कोरिंग रही है जिनको आती है, तो यहाँ पे आपके 30 नंबर तो सीधे सीधे आपको कवर हो जाएंगे आपके 150 में से, बाकी तो आपको करना है। ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कैसे पढ़ें? देखिए, रिवीजन इज़ द की, है ना। किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, आप उसको सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे कि मुझे हिंदी में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी हिंदी के पेपर में, तो मैं जीएस को पढ़ती थी बट हिंदी को मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम देती थी। तो आप एक काम करिए कि आप, लग रहा है आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो आप हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, मतलब 50% हिंदी को हिस्ट्री को दीजिए, 50% आप बाकी सब्जेक्ट, है ना। तो अगर रिवाइज करते हैं, लिख लिख के याद करेंगे, तो एक हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देखिए, बस आपको रटना पड़ेगा और एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि किसके बाद कौन आया और किसके टाइम पे खास खास चीज़ें क्या क्या हुई हैं। अगर आप इतना एक टाइमलाइन अपने ब्रेन में बना लेते हो, तो फिर हिस्ट्री में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। जियोग्राफी के लिए बुक, देखिए बुक तो आप ले सकते